सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर के। आज का विषय है ऋतु संहारम और मेघदूतम के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि पूर्व में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये प्रश्न आपके टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे जहाँ पर संस्कृत एक विषय के रूप में रखा गया है। या फिर जो संस्कृत की कोई भी आप परीक्षा देते हैं तो ऋतु संहारम या मेघदूतम से तो 100% प्रश्न आते ही आते हैं, और यदा कदा ऋतु संहार से भी एक दो प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बिना किसी भूमिका के, बिना समय गंवाए आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ऋतुओं का वर्णन किस में पाया जाता है? तो ऋतुओं का वर्णन मेघदूत में नहीं है, ऋतु संहार में है। तो ऋतुओं का वर्णन ऋतु संहार, रघुवंश में भी नहीं है, मुद्रा राक्षस में भी नहीं है। मेघदूत में और कुमार ये रघुवंश में ऋतुओं का वर्णन हो सकता है कि किसी विशेष ऋतु का वर्णन, जैसे कि मेघदूत में वर्षा ऋतु का वर्णन है, लेकिन केवल ऋतुओं के वर्णन को आधार बना करके उस ग्रंथ की रचना नहीं की गई है। इसीलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा ऋतु संहारम। और डेस्क क्यों नीचे जा रहा है? चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, ऋतु संहार क्या है? ऋतु संहार है महाकाव्य है, गद्य काव्य है, गीति काव्य है या फिर नाटक है? देखिए महाकाव्य है नहीं, गद्य काव्य तो है ही नहीं, नाटक भी नहीं है, यह एक गीति काव्य है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 3, ऋतु संहारे कियद ऋतूनाम वर्णनम अस्ति? ऋतूनाम वद का संख्या ऋतु संहार वर्णने। वद पहले दे दिया, ठीक है। तो कितनी ऋतु हैं? 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है ऋतु संहार में। ठीक है, 6 ऋतुएं हैं। तो जो भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती है, उन 6 की 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है महाकवि कालिदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ऋतु संहार कहलाता है? महाकाव्य नहीं कहलाता, खंड काव्य नहीं, नाटक नहीं, यह एक गीति काव्य कहलाता है। जबकि मेघदूत जो है गीति काव्य भी कहलाता है और खंड काव्य भी कहलाता है, लेकिन ऋतु संहार जो है केवल गीति काव्य कहलाता है, खंड काव्य नहीं कहलाता है। तो आपका ये सही उत्तर हो गया। आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजन्ते ऋतु संहारे सर्गाः कति वदाधुना। आज बताइए कि ऋतु संहार में कितने सर्ग राजन्ते, राजदीप्तौ धातु का प्रयोग किया गया है। तो कितने सर्ग हैं ऋतु संहार में? तो 6 सर्ग हैं, 6 ऋतुएं हैं और 6 सर्ग हैं। अधा उक्तेष्वेको लघुत्रयाम नास्ति। 3 जो नीचे बताए गए हैं उनमें से एक लघुत्रयी के अंतर्गत नहीं पठित है। तो ऋतु संहार ही ऐसा काव्य है जो लघुत्रयी के अंतर्गत पठित नहीं है। बाकी 3 कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम जो है लघुत्रयी के अंतर्गत पठित काव्य है या लघुत्रयी के अंतर्गत आने वाले काव्य है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता हैं या मेघदूतम के रचयिता हैं तो जगत प्रसिद्ध महाकाव्य और जगत प्रसिद्ध महाकवि कालिदास। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कालिदास द्वारा विरचित खंड काव्य है। तो कालिदास द्वारा हनुमत दूतम नहीं, पवन दूतम नहीं, मेघदूतम, ये अत्यंत प्रसिद्ध महाकाव्य और महाकवि हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को तो कोई भी गलत नहीं करेगा। ये किसी विदेशी विद्वान को भी दे देंगे तो वो भी सही कर देगा, या जिसको यत किंचित सामान्य ज्ञान होगा और वह संस्कृत का विद्यार्थी ना हो तो इसका उत्तर तो प्रायः वो लोग भी आसानी से दे देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है। अब मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत आपको देखना है। तो ये कैसी कथा है? ये मेघदूत की जो कथा है वह कवि कल्पित है। ठीक है, कालिदासस्य गीति काव्ये विरह व्यथा वर्णिता। किसकी विरह व्यथा वर्णित की गई है? तो दक्षस्य नहीं है, यक्षस्य है। ठीक है, कुबेरस्य भी नहीं है, कुबेर तो यहाँ पर स्वामी है, और कालिदास की अपनी भी नहीं है, तो यक्षस्य। ठीक है, ये पहले ही श्लोक में आ जाता है, यक्षश्चक्रे जनक तनयाम स्नान पुण्योदकेषु। तो वसतिम चक्रे, यक्ष कश्चित यक्ष वसतिम चक्रे रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे, इस तरह से पहले ही आ जाता है। तो यक्ष का परिचय पहले ही श्लोक में अपने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में महाकवि कालिदास ने दे दिया था। आइए अगला प्रश्न है आपका,
महाकवि कालिदास की अनुपम कृति मेघदूत है। मेघदूत किस विधा की रचना है? मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? तो मेघदूत जो है आपका गीति काव्य के अंतर्गत है। ठीक है, मेघदूत आपका गीति काव्य भी है और खंड काव्य भी है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? चंपू काव्य नहीं है, क्योंकि गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते, गद्य पद्य दोनों होंगे तो चंपू बनता है। स्मार्त काव्य भी यह नहीं है, गद्य काव्य भी नहीं है, यह दूत काव्य है। ठीक है, क्योंकि इसमें मेघ को दूत बनाया गया है, इसलिए यह दूत काव्य के अंतर्गत पठित काव्य है। अगला प्रश्न, मेघदूत है क्या है भाई? मेघदूत, मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? मेघदूतम वर्तते एकम, उत्तर देना पड़ेगा। कालिदास प्रणीतम मेघदूतम एकम डैश अस्ति, मेघदूत का काव्य प्रकार है तो खंड काव्य। ठीक है, यहां पर आप सही उत्तर दे देंगे, खंड काव्य। अगला प्रश्न है, खंड काव्य है दश कुमार चरितम, नल चंपू, किरातार्जुनीयम, तीनों ही नहीं है, मेघदूतम है। बहुत ही सरल प्रश्न अभी आ रहे हैं। ये धीरे धीरे प्रश्नमाला आगे बढ़ेगी तो पंक्तियों से प्रश्न आएंगे, वो ज़्यादा कठिन होते जाएंगे। तो इसीलिए अभी आसान प्रश्नों का आनंद लीजिए, आगे फिर आपको और ज़्यादा ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको थोड़ा सा सोचने पर विवश कर देंगे। मेघदूत काव्ये प्रयुक्तस्य छंदसः नाम वर्तते, तो छंद कौन सा है इसमें? मंदाक्रांता। ठीक है, मेघदूत में छंद है मंदाक्रांता। संपूर्ण खंड काव्य में एक ही छंद है, मंदाक्रांता। आइए आगे बढ़ते हैं। और कालिदास का अत्यंत प्रिय छंद भी है मंदाक्रांता। ऐसे कहते हैं कि कालिदास को पर्वतों में हिमालय, देवों में महादेव और छंदों में मंदाक्रांता और अलंकारों में निदर्शना, कुछ लोग उपमा कालिदास से ऐसा कहते हैं, लेकिन निदर्शना अलंकार का कालिदास ने जो प्रयोग किया है वह अन्यत्र दुर्लभ होता है, इसीलिए अलंकारों में कहा जाता है कि उनको निदर्शना अत्यंत प्रिय था। उपमा भी ऐसा माना जाता है, तो ठीक है, वो भी सही रहेगा। मेघदूतम में किसको संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है? बहुत ही बड़ा प्रश्न है। मेघदूत में किसको संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है? ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर देखिए आप, संदेश काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या फिर स्तोत्र काव्य। तो स्तोत्र काव्य तो काट दीजिए, बाकी तीन पर एक बार बात की जा सकती है। तो ये जो आपका हो जाएगा संदेश काव्य। ठीक है, संदेश काव्य, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पष्ट यक्ष कहता है गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम। तो गंतव्याते वसतिरलका, उसको अपना संदेश लेकर के अपनी पत्नी के पास अलकापुरी में भेजता है, तो यह एक प्रकार का संदेश काव्य है। और मेघ के जाने के लिए मार्ग भी बताता है और बीच में यह भी कहता है कि राजहंसा सहाया, राजहंस तेरे सहायक होंगे, किस किस नदी को तू अपना जो है मिलते हुए रास्ते में जाएगा। गंभीरा नाम की नदी आएगी, वेणी भूता प्रतनु सलिला सावती तस्य सिंधु, वह बहुत कृश हो चुकी होगी, उसको तू अपना प्रतिदान देते हुए जाना। अनेक बातें एक संदेश काव्य के द्वारा महाकवि कालिदास ने बताई है, तो इसीलिए एक नवीन उद्भावना है यह संस्कृत साहित्य के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अरे तुम कहाँ चले गए भाई, वापस आओ। हाँ, आइए आगे बढ़ें इसमें। अगला आपका प्रश्न है 17वां प्रश्न, मेघदूतोपरि मल्लिनाथेन विरचिता टीका अस्ति। तो मेघदूत के ऊपर मल्लिनाथ ने कौन सी टीका लिखी है? ऋषिपुत्र परमेश्वर कृतस्य मेघदूत व्याख्यानस्य नामधेयम किम। अब ये देखिए मल्लिनाथ का परिचय, ऋषिपुत्र परमेश्वर, ये मल्लिनाथ सूरी का परिचय है। तो इसके ऊपर जो टीका लिखी है, इन्होंने कौन सी टीका लिखी है? बहुत ही प्रसिद्ध टीका है और इस टीका का नाम है संजीवनी टीका। ठीक है, मेघदूते कुबेरेण निर्वासितो यक्षः कुत्र वसतिं चक्रे, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता, शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु। तो वर्ष भर्तु के द्वारा वर्ष भोगेण एक शाप यक्ष को दिया गया था। यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु,
ये उदाहरण ये विशेषण बता दिए उस जगह के जहाँ पर यक्ष रहता है। स्निग्धच्छायां तरसु वसतिम रामगिरियाश्रमेषु, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अधस्तन, ये नीचे यहाँ तक आ रहे हैं ना, अधस्तन वाक्यानां सत्यासत्यत्व पर्यायेषु समीचीनं विचुनत मेघदूतम इति एतत् खंडकाव्यम विद्यते। ठीक है, तो इसमें आपको सत्यासत्य बताना है। यहाँ पे रखते हैं इसको, अब इसको पढ़ते हैं दोबारा से। मेघदूतम इति एतत् खंडकाव्यम विद्यते, मृच्छकटिकम, ये सही है, मृच्छकटिकम इत्येतत् नाटकम विद्यते, गलत है, यह प्रकरण है। मुद्रा राक्षसम प्रकरणम, ये भी गलत है। और मालती माधवम भवभूतेः प्रकरणम, तो अब ये सत्य और असत्य बताना है हमें, तो ये घ वाला मुझे लगता है सत्य है। तो अगर हम देखें तो पहला सत्य दूसरा सत्य, पहला सत्य दूसरा सत्य, नहीं ये भी नहीं, पहला सत्य दूसरा सत्य तीसरा असत्य, और मालती माधव भवभूतेः प्रकरणम, मालती माधव भवभूति का प्रकरण है, तो मालती माधव प्रकरण तो है ही, तो इसके लिए सही ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, पहला सत्य है दूसरा असत्य है, पहला सत्य दूसरा असत्य, ठीक है। उसके बाद मुद्रा राक्षसम, ये भी असत्य, और मालती माधव प्रकरण ये सत्य, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेघदूत का प्रधान रस है, तो वे प्रलंब श्रृंगार मेघदूत में प्रयोग किया गया है, तो श्रृंगार रस इसका प्रधान रस माना जाएगा। केवलम मंदाक्रांता छंदसि निबद्धम मेघदूतम, ठीक है। मेघदूत में प्रयुक्त छंद के प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, तो अब आपको यहाँ पर मंदाक्रांता का लक्षण भी याद होना चाहिए। मंदाक्रांताम बुधिषडनगैरंभो न तो तात गुरु चेत, तो यहाँ पर जो है आपके मंदाक्रांता में 17 अक्षर होते हैं, ये आप याद रखिए। ठीक है, मंदाक्रांता छंद में 17 अक्षर होते हैं एक पंक्ति में, एक चरण में। तो आज केवल आपके लिए 22 प्रश्नों का संग्रह जो है लेकर के आया गया है, जिसमें कि मेघदूत और ऋतु संहार के मिले जुले प्रश्न थे। ये प्रारंभिक प्रश्न है तो इतने आसान हैं कि इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये कक्षा आगे बढ़ेगी, ये प्रश्न आगे बढ़ेंगे, तो प्रश्न धीरे धीरे और ज़्यादा गंभीर होते जाएंगे। तो बने रहिए, इनको देखते रहिए और अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए जय महाकाल।